नियंत्रण को लेकर, उनके शोषण को लेकर, उन पर होने वाले अत्याचार की सारी हदों को तोड़ा गया है। और ये खबर एक बार नहीं बार बार आई है, जहां आज हिंदू जाति विलुप्त होने की कगार पर है। यूएन की रिपोर्ट में पाकिस्तान को कई बार अल्पसंख्यकों को लेकर फटकार लगाई जा चुकी है, लेकिन आज भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर भारत को ज्ञान दे रहा है। और ये ज्ञान किसने बांटा है? ये ज्ञान बांटा है पाकिस्तान में पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जो सिर्फ कुछ महीने पहले ही बहुत जोड़ तोड़ और मशक्कत के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने हैं। बिलावल भुट्टो, जिन्हें सिर्फ जोड़ तोड़ की सियासत आती है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भारत मुसलमानों से नफरत करता है, भारत को इस्लाम से नफरत है। हालांकि बिलावल भुट्टो के इसी बयान के बीच भारत में ही एआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुसलमानों को लेकर बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत में मुसलमानों को नजरअंदाज किया जाता है। आपको याद होगा, इससे पहले वो सेकंड रेट सिटीजन बता चुके हैं कि इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। क्या ये सच्चाई है या सिर्फ राजनीति साधने के लिए एक बार फिर से मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनमें खौफ पैदा किया जा रहा है और उन्हें बरगलाने की कोशिश की जा रही है? इन्हीं सवालों पर होगी बात विस्तार से। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया को नजर आ रहा है कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, ये एक्शन में इस्लाम दुश्मन लोग हैं। जो मुस्लिम्स भारत में भी रहते हैं, उनके खिलाफ इतना इत्तेहाद पसंदी, इतना नफरत रखते हैं कि इस किस्म का स्टेटमेंट दे सकते हैं। और जो भारत का असल शक्ल है, भारत का जो असल शक्ल है, वो अब इस किस्म के एक्शन से दुनिया के सामने ले आया जा रहा है। भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी की बेइज्जती की जाती है तो मुसलमानों की। भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई गैर महफूज है तो मुसलमान है। तो सोचिए, जरा पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या हालत है, बल्कि मुझे कहना चाहिए अल्पसंख्यकों की हालत से ज्यादा अल्पसंख्यक बचे कितने हैं वहां। कट्टरपंथ ने पाकिस्तान को किस तरह से बर्बाद कर दिया है, उन्हें कौन शय देता है? पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो और इनके जैसे नेता, और ये लोग अल्पसंख्यकों पर ज्ञान देने की कोशिश किसे कर रहे हैं? भारत को, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन अपने हर सिटीजन के राइट्स की गारंटी देता है। जिस पाकिस्तान को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि वो अपना कर्ज कैसे चुकाए, लोगों को रोजी रोटी कैसे दे, लेकिन उसकी ज्यादा रुचि कहां है कि भारत के खिलाफ माहौल कैसे बनाया जाए, भारत के खिलाफ जहरीले बोल कैसे बोले जाए, भारत के खिलाफ नफरती एजेंडा कैसे आगे बढ़ाया जाए, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कैसे किया जाए। और ये सब कुछ अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद हो जाता है, क्योंकि जब ये ज्ञान पाकिस्तान दे रहा होता है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शहजाद पूनावाला हैं, हमारे साथ अमजद आयूब मिर्जा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर अजय आलोक हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं पहले चाहूंगी एक बार फिर से शहजाद पूनावाला को सुनवाएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनकी मां बेनजीर भुट्टो, जिनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो, अल्पसंख्यकों का क्या हाल हुआ पाकिस्तान में, जिन्हें इस पर भी जवाब देना चाहिए। लेकिन वो भारत से क्या कह रहे हैं, भारत के बारे में क्या कह रहे हैं, भारत को कैसे इस्लाम विरोधी बता रहे हैं? शहजाद पूनावाला, सुनिए ध्यान से। जहां तक भारत के सुप्रीम कोर्ट का किरदार है, उस पर हमारा बहुत कम ही असर हो सकता है। हमारा काम है ये इशू को इंटरनेशनल फोरम्स में दुनिया के अवाम के सामने रखें, और हम समझते हैं चाहे वो ओआईसी की फोरम हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस के फोरम है, हमारी अपनी कोशिश है कि हमने उन फोरम्स में जरूर उठाया। और मैं समझता हूं कि बीजेपी के इस किस्म के एक्शंस से वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं। दुनिया को नजर आ रहा है कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, ये एक्शन में इस्लाम दुश्मन लोग हैं। वो जो मुस्लिम्स भारत में भी रहते हैं, उनके खिलाफ इतना इत्तेहाद पसंदी, इतना नफरत रखते हैं कि इस किस्म का स्टेटमेंट दे सकते हैं। और जो भारत का असल शक्ल है, भारत का जो असल शक्ल है, वो अब इस किस्म के एक्शन से दुनिया के सामने ले आया जा रहा है।
वैसे तो हंसी आ रही है, आप भी हंस रहे होंगे। भारत की असली शक्ल कौन बता रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी। अपने यहाँ अल्पसंख्यकों का क्या रिकॉर्ड है आपको आंकड़ों के जरिए हम दिखाएंगे इनके यहाँ। लेकिन शहजाद पूनावाला, बीजेपी का जिक्र किया, भारत को इस्लाम विरोधी बताया, आपका जवाब? देखिए, बिलावल भुट्टो हो या पाकिस्तान की बात हो तो उसको ज़्यादा अहमियत देनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो देश है जो कहता है कि ये इस्लाम का प्रतिनिधित्व करता है। आज मुझे बताइए कि अहमदिया सबसे ज़्यादा कहाँ मारे जा रहे हैं, आज शिया सबसे ज़्यादा कहाँ मारे जा रहे हैं, और यही पाकिस्तान है। जब इसको सवाल पूछा जाता है चीन में हो रहे मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार के बारे में, तो वो बताता है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तो एक तो दुनिया देख रही है, चाहे जो भी मुल्क है जहां पर इस्लाम बहुमत में है, चाहे वो इराक हो, ईरान हो, सऊदी हो, पाकिस्तान हो, चाहे वो सूडान हो, बाकी के देश हो, उन सभी जगहों पर क्या बीजेपी है, क्या वहां पे आरएसएस है? तो वहां पर क्यों सुखी नहीं है, इसका चिंतन करना चाहिए। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तो पहले खुद आत्मचिंतन करे। पाकिस्तान बना ही भारत के खिलाफ नफरत की बुनियाद पर है, और आज 70 वर्ष होने के बाद कहां पाकिस्तान खड़ा है और भारत आज आजादी के अमृत काल में कहां खड़ा है, ये दोनों के बीच अंतर स्पष्ट है। तो आज सवाल सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान को आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहा है और कहां खड़ा है, और भारत कहां खड़ा है। ठीक है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान को आत्मचिंतन करना चाहिए, लेकिन जो आत्मचिंतन कर ले वो पाकिस्तान कहाँ होगा? आतंक को लेकर, भुखमरी को लेकर, भारत के खिलाफ नफरत को लेकर कैसे आत्मचिंतन करेगा पाकिस्तान, जिसका वजूद ही भारत के खिलाफ नफरत पर टिका हुआ है, जिसकी फौज ही भारत के खिलाफ नफरत पर टिकी हुई है, जिसके इंस्टीट्यूशंस भारत के खिलाफ नफरत पर टिके हुए हैं। लेकिन उमर अल्ताफ पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। उमर अल्ताफ, पाकिस्तान भारत को सिखाएगा कि माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट करना है? जरा सा आपके मुल्क में जो माइनॉरिटीज का रिकॉर्ड है उसके बारे में आज हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा एनलाइटनमेंट दें, थोड़ा सा उन्हें एनलाइटन करें। उमर अल्ताफ, आपको सुनाई दिया मेरा सवाल? जी, मुझे बिल्कुल सुनाई दिया है। मैं अब आपको इसका जवाब देता हूं। में क्यों चले गए? एकदम सख्त में क्यों आ गए? आपका मुल्क क्लेम करता है वो एक सेक्युलर मुल्क है, ठीक है जी। भारत क्लेम करता है वो सेक्युलर मुल्क क्लेम नहीं करता है, भारत सेक्युलर मुल्क है, क्लेम नहीं करता। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, मुझे आप बोलने देना। हाँ, बोलने दे तो फैक्चुअली करेक्ट बात कीजिएगा। हाँ, बोलने के लिए बुलाया है, पर फैक्चुअली करेक्ट बात कीजिएगा। आप बाद में करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे 2 मिनट बोलने दे। नहीं, गलत बात के लिए मैं मंच नहीं देती हूँ। आपके बोलिए। आपके प्रधानमंत्री वो शख्स हैं जिनके हाथ गुजरात के मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, ठीक है। गुजराती मुस्लिम मोदी आपके मुल्क में प्रधानमंत्री है। एक ऐसे शख्स को तो तिहाड़ जेल दिल्ली में होना चाहिए, आपने उसको प्रधानमंत्री बना लिया। आपके भारत के लोगों ने उसको वोट डाल के दूसरी दफा प्रधानमंत्री बना लिया है। तो ये तो है आपके सेकुलरिज्म का ढोंग और आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ की हालात कि मोदी जैसा बंदा जिसको तिहाड़ जेल में इस टाइम तक फांसी पे लटका होना चाहिए था, वो एक वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री है। आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट को सुना नहीं जाता, माना नहीं जाता ना उमर अल्ताफ? आपके यहाँ एक सेकंड मुझसे पॉइंट दर पॉइंट बात कीजिएगा, पॉइंट दर पॉइंट बात कीजिएगा मुझसे, पॉइंट दर पॉइंट बात कीजिएगा, बूचो जैसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा। सुन लीजिए ध्यान से सुन लीजिए मुझे। आप पहले ये बताइए, आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है नहीं माना जाता? आप अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं नहीं मानते हैं? चलिए, जो भी दिखावे का लोकतंत्र का ढोंग करते हैं आप, यू क्लेम। आप पहले मोदी को कातिल कहें, फिर मेरे से बात करें। वो गुजरात के मुसलमानों का कातिल है या नहीं, मुझे ये बताएं। किसने मारा गुजरात के मुसलमानों को? आप भारत के बारे में दुष्प्रचार ही कर सकते हैं, पहले आपने थोड़ा सा होमवर्क किया करें, थोड़ा होमवर्क किया करें, पढ़ा करें। देश हम आपके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की मानी नहीं जाती है। सुनिए, आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट को कोई तवज्जो नहीं देता, अदालतें अपना काम नहीं करती होंगी। भारत में अदालतें अपना काम करती हैं और इसके लिए उनको बहुत रिस्पेक्ट है, यहाँ पर बहुत माना जाता है। अदालतें जो कहती हैं वो सर्वोपरि हैं। आपको मैं 2 मिनट दे रही हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। ये जो आधा अधूरा पढ़कर आए थे ना, जहर पूरा उगलने के लिए, उड़ेलने के लिए स्क्रीन पर, थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए कि भारत की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा है। और दूसरी बात, फौज यहाँ पे तख्ता पलट नहीं करती है कि किसी को भी ले जाके कठपुतली को बैठा देगी। नहीं, कठपुतली को बैठा देगी। आपने चुन लिया, जनता ने चुना है, भाई। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अरे जनता चुन रही है, मुसलमान चुन रहे हैं, आप जाके उत्तर प्रदेश के मुसलमान को गाली दे रहे हैं।
आप जाके देश के मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, आपसे पूछ के देंगे क्या वो वोट? आप भारत के मुसलमानों को गाली दे रहे हैं क्या उमर अल्ताफ? आप मुझे बताएं, मोदी एक कातिल है या नहीं? अरे आपको समझ नहीं आ रहा इतनी देर से मैंने क्या बोला? सुन तो लीजिए ध्यान से। नहीं, आपको समझ नहीं आया क्या तब से? बताए ना, तब से समझ नहीं, आपके बोलने से नहीं हो जाएगा, आपके बोलने से नहीं हो जाएगा। शहजाद पूनावाला देखिए, जो आप मुझे बताएं ना, मोदी कातिल है या तो नहीं मुझे है? ओवैसी के हम विषय पर चर्चा करने के लिए बताया गया था। बहरहाल मुझे पता नहीं था कि इस प्रकार के जाहिलों के साथ आज मिलना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, आपका मुल्क तो पूरे दुनिया में आतंकिस्तान घोषित हो गया है। यदि इतनी चिंता है मुसलमानों की, भारत के मुसलमानों की, आप चुप करके सुनिए, आप सुनिए चुप करके। पूरी दुनिया में तो जलील हो चुके हैं आप, कटोरा लेकर खड़े हैं पूरी दुनिया के सामने। आप मुझे बता दीजिए, क्या अहमदिया को मुसलमान मानते क्या? आप अहमदिया को मुसलमान मानते क्या? उमर अल्ताफ, आप अहमदिया को मुसलमान मानते हैं कि नहीं मानते? और इनके यहाँ कौन कौन राष्ट्रपति बन सकते हैं, भी पूछिए इनसे। नहीं, बताइए मुझे, आप उमर अल्ताफ, क्या आप अहमदिया को मुसलमान मानते हैं क्या? जो खुद अपने मुल्क को संभाल नहीं पा रहे हैं, जो खुद अपने मुल्क को आतंकिस्तान बनाए बैठे हैं, जो खुद भिखारी बन चुके हैं पूरी दुनिया के सामने, आज वो दूसरों को आकर बोल रहे हैं कि उनके प्रधानमंत्री के विषय में। मुझे लगता है कि इनके संबंध में, इनकी बातों को सुनने के लिए हम चर्चा भी क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और कृपया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। भारत के सिखों में किसने अटैक किया? बस फौज को कंडेम करो, फिर सिखों ने इंदिरा गांधी क्या बोल रहे हैं ये? आपका मुल्क तो गांधी जी को भी नहीं छोड़ा, आपके एक्सट्रीमिस्ट ने, आरएसएस ने तो गांधी को भी मार दिया था 1948 में। आपके मुल्क के तो ये हालात है। उमर अल्ताफ, गांधी को भी नहीं छोड़ा। उमर अल्ताफ, नहीं, पर दुख की बात यह है कि यही नैरेटिव कांग्रेस पार्टी का भी है, यही नैरेटिव ओवैसी का भी है, और आज पाकिस्तान भी यही झूठा नैरेटिव पूरी दुनिया में फैला रहा है। तो आज जो हमारे एमआईएम के लोग हैं, उनको बड़ा खुश होना चाहिए, वारिस पठान को खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान उनका दुष्प्रचार फैलाने में मदद कर रहा है। वारिस पठान, हाँ बोलिए। भारत में मुसलमान महफूज है या नहीं है? पाकिस्तान तो कह रहा है इस्लाम विरोधी है भारत। मुझे पाकिस्तान से क्या लेना देना है? मैं तो पाकिस्तान की जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा के बैठा हूं। टू हेल्प विद पाकिस्तान। मुझे पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है। मेरे अब्बा दादा तो बिरयानी खाने नहीं चले गए पाकिस्तान में, नवाज शरीफ की बेटी की शादी में तो नहीं पहुंच गए। मोदी जी गए, अडवाणी जी जिन्ना की कब्र पे चले गए। मुझे मेरे भारत से मतलब है, मेरा भारत महान था, इंशाअल्लाह ताला रहेगा। और हम तो मना रहे ना आजादी का 75वां अमृत महोत्सव। साहब ने क्या कहा? हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। सब अपने दिलों को साफ कर दीजिए, एक हो जाइए, एक दूसरे का हाथ थामिए, हमारे देश से बेरोजगारी को मिटाइए, देश को तरक्की की राह पर लेकर जाइए। असद ओवैसी साहब ने तो इतना अच्छा पैगाम दिया है कल, और उन्होंने ये भी पैगाम दिया कि जो हमारी नेशनलिज्म और पेट्रोलिज्म को हर दिन चैलेंज करते हैं, वो भी समझ लें कि मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या क्या किया है। पठान यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा और कोई कह नहीं रहा कि ये आपको वफादारी साबित करनी है। पहली बात, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इस देश में किसी से नहीं कहा गया कि आप वफादारी साबित कीजिए। क्लैरिटी तो आप दे रहे हो ना अदिति जी। इस देश के सिटीजन, आपकी बात यहाँ हो रही है। लोग रोज सुबह शाम एक ही चीज पूछ रहे हैं, एक ही चीज बोल रहे हैं, सुबह से एक ही फोन कर रहे हैं, डीपी क्यों नहीं बदला? अरे मेरे डीपी बदलने से क्या मेरे दिल से तिरंगे की मोहब्बत कम हो जाएगी? तिरंगा मेरे दिल पे छपा हुआ है। हम तो उस दिन से तिरंगा लहरा रहे हैं जब से ये आरएसएस वाले तिरंगे को अपशुभ मान रहे थे। 75 साल से हम तिरंगा लहरा रहे हैं, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लें भी तिरंगे को लहराएगी जब तक जिंदा रहेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। तो तिरंगे के लिए फोन पे फोन, अरे डीपी चेंज करो क्या? अरे भाई, भारत में मुसलमान सुरक्षित है या नहीं? मैं आपसे जो सवाल पूछी मुझे उसका जवाब दीजिए सर प्लीज। मैंने पहले ही कहा किसी को वफादारी का सर्टिफिकेट मैं नहीं देती, मैं नहीं वो डिबेट करती। सबसे पहले तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले आप भारत के अंदर हिंदू मुसलमान करना छोड़ दीजिए आदित्य जी। भारत में जितना पूरे देशवासियों का अधिकार है, वाह, पूरे देशवासियों का अधिकार है भारत के अंदर। लेकिन आप एक स्पीच के अंदर से एक लाइन निकालेंगे और बताएंगे नहीं, हिंदू मुसलमान कौन करता है? वारिस पठान क्या कहा? उन्होंने खाली इतना बताया जी। इस देश में हिंदू मुसलमान कौन करता है? बीजेपी वाले।
बीजेपी की तो की सियासत हिंदू मुसलमान के ऊपर है। जिस दिन उन्होंने हिंदू मुसलमान करना छोड़ दिया, वो तो जो 2 पे थे 2 पे चले जाएंगे 385 से वापस। तो उनके लिए तो ये करना ही पोलराइजेशन करे बिना तो आगे आ ही नहीं सकते। आप अच्छा, पूरे देश ने देखा ना, ये कल बीजेपी ने बयान दिया है। अरे ये हिंदू मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा? रिएक्शन चलाइए जरा, रिएक्शन चलाइए। क्या करना चाहती है ये बीजेपी के नेता कब से हो गए भाई? हमें नहीं पता था, आज आप एनलाइटन कर दीजिएगा। रिएक्शन चलाइए असदुद्दीन ओवैसी का प्लीज। अगर कोई दावा करता है कि मैं भारत से बहुत मोहब्बत करता हूं, तो भारत की हर तहजीब से मोहब्बत करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि मुझे आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, जब तुम प्राउड हो इंडिया के लिए तो तुमको भारत के माजी को भी मानना पड़ेगा। और भारत का माजी कहता है कि मुसलमान इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे ज्यादा अपना खून बहा, इस माजी पर भी तुमको फख्र करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि मैं प्राउड इंडियन। इफ यू आर अ प्राउड इंडियन, यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर पास्ट ऑल्सो। वो हमारा माजी है, जो एक रोशन माजी है। अगर कोई दावा, तो ये तो असदुद्दीन ओवैसी कल जो आयोजन था उसमें बोल रहे थे। मुसलमानों को लेकर उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी चलाइए रिएक्शन। उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को लाल किले से खड़े होकर मुल्क से खिताब करेंगे तो मुल्क के मजलूमों का जिक्र करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को झंडा तिरंगा लहराएंगे तो अल्लामा फजल खैराबादी का, मौलाना महमूद हसन का, हुसैन अहमद मदनी का, मौलाना काफी का, अशफाकुल्लाह का जिक्र करेंगे। नहीं मालूम करेंगे या नहीं करेंगे, वो करे या ना करे, हम तो करते रहेंगे। हमको फख्र है हमारे बुजुर्गों पर। भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी की बेइज्जती की जाती है तो मुसलमानों की। भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई गैर महफूज है तो मुसलमान है। भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो मुसलमान है। ये कोई टीवी की हेडलाइन के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। मेरे पास आदाद शुमार हैं। मुल्क आजाद जरूर हो गया, मगर गौरक्षकों को जो आजादी है वो आजादी उनको नहीं मिलनी चाहिए। अरे ये असुरक्षित कौन महसूस कर रहा है? ये मुसलमान कौन कर रहा है? वारिस पठान, ये बीजेपी के नेता हैं? किसके नेता हैं? आदित्य जी सुनिए, सुन रही हूँ। आदित्य जी, कल आपने देखा नहीं कि कितना अच्छा आलीशान हमने सजाया था हमारे हेडक्वार्टर को, दारुस्सलाम को हैदराबाद में। वहां पर फंक्शन रखा गया, आजादी का 75वां उत्सव मना रहे थे हम। सब लोग तिरंगा लेकर खड़े थे। इतना अच्छा तिरंगे के शेप में लाइटिंग लगी हुई थी वहां। असद साहब ने कितनी अच्छी सवाल नहीं उठाया बोली। मैं तो बहुत खुश हुआ। मैंने सवाल नहीं उठाया, जिन्होंने सवाल उठाया उनका तो रिएक्शन चलाया मैंने। जिन्होंने सवाल उठाया उनका रिएक्शन चलाया, उस पर जवाब दीजिए ना मुझे। नहीं उठाया, उस पर जवाब दीजिए मुझे। आप कहते हैं हिंदू मुसलमान कर रहा है, कौन कर रहा है? देख लिया आपने? सुनिए, उन्होंने क्या कहा, देश के वजीर आजम को यानी प्रधानमंत्री को मुसलमानों ने देश की आजादी के लिए जो बलिदान दिया है वो भूलना नहीं चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को मजलूमों की बात करनी चाहिए और मुसलमानों के ऊपर जो उन्होंने घटना बताई कि मॉब लिंचिंग होता है गाय के नाम पर, उसके बारे में भी कुछ बोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि देश की आजादी में जो मुसलमान शहीद हुए, अपनी जानें गंवा दी और इतिहास गवाह है इस बात का, उसका भी उल्लेख होना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि ये आरएसएस भाजपा वाला रात भर दिन भर एक ही चीज चलाते हैं ना, जो अलापते हैं कि क्या किया मुसलमानों ने, विभाजन कर दिया। उन्होंने बताया मुसलमानों ने विभाजन नहीं किया, पंत साहब ने विभाजन किया था, ये भी उन्होंने कहा। आप अगर पूरा 1 घंटे का सुनेंगे आदित्य जी तो मुझे यकीन है कि आप बिल्कुल कहोगे कि अगर इस देश का विभाजन या देश के अंदर को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करता है तो सिर्फ भाजपा आरएसएस, हम नहीं है। हम सेक्युलरिज्म, प्लुरलिज्म, वो जो अभी बता रहे थे कि सही व्यवहार नहीं किया जा रहा, हम डेमोक्रेसी में रहकर संविधान के अंदर शहजाद मुनव्वर, देखिए सवाल सब तरह से, सवाल सबसे है। प्लीज वारिस पठान, अब आप छिपने की कोशिश कर रहे हैं जी, छिपने की कोशिश मत कीजिएगा। और एक और बात ध्यान से, भाई क्या कर, आजादी में जो योगदान है ना सर, उसे भी रिलीजन के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हाँ। किसी भी, आप हर चीज में जो ये रिलीजन का चश्मा ले आते हैं ना सर, उसमें बहुत दिक्कत है।
वोट मांगने जाते हैं तो रिलीजन का चश्मा, आजादी के संघर्ष में योगदान तो रिलीजन का चश्मा, दंगाई कुछ करे तो रिलीजन का चश्मा, कन्विक्शन हो तो रिलीजन का चश्मा, एनआईए एक्शन ले तो रिलीजन का चश्मा, योजनाओं के लाभ की बात हो तो रिलीजन का चश्मा। सर इतना रिलीजन करना नहीं चाहिए, इतना रिलीजन नहीं। लेकिन सवाल आपने पूछा है सिद्धार्थ पूनावाला, जवाब लीजिए सर, जवाब लीजिए। देखिए, वारिस पठान के दफ्तर पर या उसके हाथ में तिरंगा जरूर हो, पर उसके मन में दंगा है। मन में दंगा है, इसलिए हर घर तिरंगा ने इनको हर घर अफजल और हर घर याकूब चाहिए। अगर इनके मन की मंशा, देखिए फिर से वही है कि मैं करूं पूरा डिवाइड एंड रूल, चलाऊं वोट बैंक की दुकान ताकि चले मेरी जो सियासत वाली दुकान, ये बनना चाहते हैं भड़काऊ भाईजान। मुझे बताइए कि आज इनको असुरक्षित क्यों महसूस हो रहा है? क्या 3 तलाक का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया इसलिए असुरक्षित महसूस हो रहा है? क्या हिजाब का फैसला कर्नाटका की कोर्ट से आया इसलिए असुरक्षित महसूस हो रहा है? और जब आप कांग्रेस के साथ थे 2004 से 14 के बीच, वही कांग्रेस जिसने नेल्ली, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई, अहमदाबाद ये तमाम दंगे दिए और दिल्ली का नरसंहार दिया जिसमें हजारों लोग मारे गए, तब आपको असुरक्षा की भावना महसूस नहीं हुई? तो ये तुष्टीकरण की स्पर्धा है और इस स्पर्धा में कौन सबसे बड़ा भाईजान बन सकता है, भड़काऊ भाईजान, ये इसकी कंपटीशन है। इसलिए कभी कांग्रेस पार्टी बोलती है कि मुसलमानों का पहला अधिकार होता है संसाधनों पर, तो ओवैसी साहब को लग रहा है अब मैं पीछे कहीं छूट ना जाऊं, तो इसलिए वो भड़काने की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मन में केवल तिरंगा होने से नहीं चलेगा, आपको दिल में भी तिरंगा उतारना होगा, सिर्फ मंडप में तिरंगा रखने से कुछ नहीं होगा। वारिस पठान, आपका जवाब। देखिए, अभी हो गया दूध का दूध पानी का पानी। अभी आपने कहा, इतना बड़ा लेक्चर दिया आदित्य जी कि आप लोग के ऊपर चश्मा लगा हुआ है हिंदू मुसलमानों का, दंगा का। अभी भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला साहब जो यहाँ बैठे हैं, इन्होंने अपनी बात कैसे शुरू करी? ट्रिपल तलाक से शुरू करी, दंगे से शुरू करी, दिल में मोहब्बत नहीं है तिरंगे की, इससे शुरू करी। और आप बोलते हो कि कौन चैलेंज कर रहा है? इसीलिए मैं बता रहा हूँ आदित्य जी, रात दिन यही ये लोग अलापते। अरे शहजाद साहब, ये 2 दिन डीपी चेंज करने से तिरंगे की मोहब्बत नहीं आ जाएगी, ये आप लोग तो मजाक कर रहे हो। हम तो 75 साल से तिरंगे का सम्मान करते आ रहे हैं। 75 साल से सुप्रीम कोर्ट ने दिया, 3 तलाक के फैसले से आप 1947 में जो सुनिए ना साहब, आराम से डिबेट करें। आराम से ही डिबेट कर रहे हैं। मैं आपसे एक सेकंड, आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं, मैगजीन जो है आरएसएस का मुसलमान कर रहे हैं ना। और वारिस पठान एक सेकंड सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी, आपकी बात सुनिए शहजाद साहब। याकूब मेमन को इसलिए लटकाया गया क्योंकि वो मुसलमान था, असदुद्दीन ओवैसी। क्या फायदा होगा? याकूब मेमन को इसलिए लटकाया गया क्योंकि वो मुसलमान था, असदुद्दीन ओवैसी। ये बात को मानते क्या? याकूब मेमन को इसलिए लटकाया गया। मैं आपकी बात का जवाब नहीं देना चाहता, मैं आप मेरी बात रखूंगा, फिर आपकी बात करेंगे। आपको अगर आप बताइए ना, याकूब मेमन को इसलिए लटकाया गया क्योंकि वो मुसलमान था। एक मिनट, आपके बात का जवाब क्यों दूं मैं, जब आप मेरी बात नहीं चाहते तो क्या हो जो मैं आपकी बात का जवाब दूं? डिबेट करने आए, चलिए बात का जवाब दीजिए। मैं मेरी बात रखूंगा पहला। अरे बोलिए ना, मैं पहले मेरी बात रखूंगा जी, मैं यही तो बोल रहा हूं ना। ऑर्गेनाइजर मैगजीन जो आरएसएस का माउथ पीस है, 1947 जुलाई में उसने क्या कहा कि तिरंगा जो है ये इविल है, इनऑस्पिशियस है। तिरंगा में जो भगवा कलर है, तिरंगा पर डिबेट नहीं कर रही हूं, तिरंगा पे डिबेट नहीं हो सकती। सुनिए ध्यान से, मैं यहाँ जो ओवैसी साहब के मुसलमानों को लेकर स्टेटमेंट है, जिन स्टेटमेंट से पाकिस्तान फायदा उठाने की कोशिश करता है, मैं उस पर बात कर रही हूँ सर, मैं उस पर बात कर रही हूँ और उसी पर रहिए आप। अरे मुझे पाकिस्तान से क्या लेना देना अदिति जी? नहीं, पाकिस्तान से लेना देना किसी को नहीं है सर, माध्यम से मैसेज लेकिन आपकी बातों से पाकिस्तान उन्हीं स्टेटमेंट्स को उठा लेता है। तो सर राजनीति में अगर आप हैं तो कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है ना सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी भी है। अगर राजनीति में नहीं भी होता तो भी देश के एक नागरिक के हिसाब से मेरी जवाबदारी बनती है, और मैं आपके माध्यम से पाकिस्तान को मैसेज दे रहा हूं। आपको क्यों बुरा लग रहा है? अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा? दीजिए ना मैसेज आपने, तब से तो आपने कहा मुझे पाकिस्तान को क्या कहना है। हमारे भारत देश के मामलों में बोलना बंद कर दीजिए। आपके यहाँ भूखमरी से लोग मर रहे हैं, वहां पर संभालिए। हमारा मुल्क है, हम आपस का जो भी है हम अपने हिसाब से कर लेंगे। आपको हमारे बीच में इंटरफेयर करने का कोई जरूरत नहीं है। भारत बहुत आगे चला गया है। जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए। नहीं, मैं वारिस पठान साहब को नहीं जवाब देना चाह रहा, मैं शहजाद पूनावाला को जवाब देना चाह रहा। ये अपनी कौम का गद्दार है,
इसको शर्म नहीं आती कि ये मुसलमान है आदित्य और जी, इसका बार-बार प्राइम ये मिनिस्टर हो रहा है, मोदी मुझे है आवाज जो नहीं आ रही। मुसलमानों का कातिल है और ये उसको डिफेंड कर रहा है। एक सेकंड उमर ये उसको अल्ताफ, डिफेंड कर रहा है। सुनिए मेरी बात ये ध्यान हालात से। है। एक सेकंड मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले? मुसलमानों को आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट यूपी बांटने के- वाले? आप कौम का गद्दार क्या होता है? बोलने दें। कौम का गद्दार क्या होता है? ये वो अपनी भारतीय कौम का है, गद्दार है। वो भारतीय है और आपके भारतीय सर्टिफिकेट की होता है, किसी को खुद के। जरूरत नहीं है। ये- आपके सर्टिफिकेट की इसके- किसी को इसके जरूरत मदद नहीं है। वालों को आप ये इसका बताइए, अभी थोड़ी देर प्रधानमंत्री पहले मानता आपसे है। शहजाद पूनावाला ने सवाल पूछा था, अहमदिया मुस्लिम होते हैं या नहीं होते? पहले ये बताइए मुझे, जल्दी से बताइए। जी अहमदिया मैं कोई इधर मुस्लिम, मुफ्ती नहीं बैठा हुआ, मगर हर अच्छा। इंसान को जीने का हक है। जी, अच्छा, हर इंसान को बोलने से जीने इतना का डर हक लग रहा है। है। अभी दूसरों को ये बात सर्टिफिकेट है। बांट रहे थे। जिसका जो मर्जी मजहब हो उसको अच्छा, जिंदा शियाज के रहने का बारे में हक है। आपकी जो क्या राय भारत है? के मुसलमानों को नहीं आप भी नहीं, बुरा- शियाज के बारे भारत में के मुसलमानों आप को- लेक्चर दे रहे हैं ना माइनॉरिटीज के बारे में और मुसलमानों के बारे जी, में, जी, जी, सर्टिफिकेट जी, दे रहे हैं ना इस जी, मंच जी। पर बैठकर। बताइए मुझे शियाज के बारे में क्या राय है इसको आपकी? सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों को अगर मुसलमान कौन होते लेक्चर हुए आपने स्टार्ट मुसलमानों किया है के ना, खिलाफ तो आप कोई बात जुल्म कीजिए, हो रहा हो, दीजिए उस पे सवालों के बात करनी जवाब। चाहिए। इस मंच पर जी, जी, बैठकर मैं आप दे रहा किसी हूँ। पैनलिस्ट का अपमान कर देंगे और मैं वो होते हुए मैं दे देखूंगी, रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा मैं सर। दे रहा हूँ ना जवाब, भारतीय आप का मेरी अपमान बात नहीं होगा। सुने। मुझे बताए ये एंटी आपने कैसे कहा कौम का गद्दार? आपको पता नहीं वो भारतीय है, वो भारतीय है। पहले आप माफी मांगिए, माफी मांगिए भारतीय आप हो या पहले। जो मर्जी हो, अपनी कौम का तो गद्दार है ना। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस देश में रहने वाला आपका व्यक्ति गद्दार पहले है। भारतीय इसके है। अंदर इस देश में इलाही रहने वाला जरूरत व्यक्ति नहीं। पहले देखिए, भारतीय मुसलमानों है का- और ये देश मुसलमानों का जो रिलीजन से नहीं चलता, है, ये देश उस धर्म से पे नहीं चलता। दो उमर लफ्ज अल्ताफ, बोले। ये देश रिलीजन आपका से नहीं चलता है। प्रधानमंत्री और आप कातिल है लेक्चर नहीं, मत दीजिएगा मोदी तो माइनॉरिटीज चला रहा है। का। कच्चा चिट्ठा दिखाइए सब मोदी दर्शकों तो को, चला रहा है। डेटा लेकर आइए जरा, मोदी तो- डेटा लेकर आइए, दिखाइए मोदी इनको तो- दर्शकों को कि कितने मोदी मुस्लिम तो रह रहे थे हिंदुत्व- पाकिस्तान में और आज उनकी क्या भारत हालत को है। एक हिंदू और आपको राष्ट्र शहजाद बना पूनावाला दिया से है। बात करनी है ना, शहजाद पूनावाला से बात करनी है मोदी ने तो तो भारत तार्किक को तौर पर हिंदू बात राष्ट्र कीजिएगा इस बना मंच दिया है। पर। इस मंच पर तार्किक तौर पर बात कीजिएगा शहजाद पूनावाला, क्योंकि उन्होंने अटैक आप पर मोदी ने किया तो है, भारत को इसलिए मंच हिंदू आपको दे रही राष्ट्र हूँ। बना आपका दिया। जवाब। और उमर अल्ताफ, अगली बार बात कीजिएगा तो तर्क पर बात कीजिएगा, वरना बात मत कीजिएगा। आप मुझे डिबेट से जा तो सकते दे। हैं, डिबेट से जा मोदी सकते ने हैं आप। तो- मैं आपसे कह रही हूँ शहजाद पूनावाला, मोदी ने तो शहजाद मोदी ने तो पूनावाला, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया है। देखिए, मोदी ने भारत इनका को ऑडियो हिंदू डाउन राष्ट्र कीजिए। बना- सबसे पहले इनका ऑडियो डाउन कीजिए। इन्हें तर्कों पे बात करनी नहीं आ रही इस वक्त, और इनसे कह दीजिए अगर ये तर्क पर बात नहीं कर सकते तो ये मंच इनके लिए नहीं है। शहजाद पूनावाला, वारिस पठान हाथ उठा रहे हैं दोनों, जल्दी जल्दी। देखिए, इनमें और हम में अंतर यही है कि हमेशा कौम को ऊपर रखते हैं, हम कंट्री को ऊपर रखते हैं। इसीलिए इन्होंने जो दिशा अपनाई है, अगर मैं उमर अल्ताफ या उनके साथ जो पाकिस्तानी बैठे हैं, अगर इस्लाम 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 इतना करते हैं तो मुझे लास्ट टाइम बता दे, आखिरी बार बता दे, जब पाकिस्तान ने खुलकर चाइना के खिलाफ, जो वहां पर मुसलमानों को मोहम्मद नाम नहीं रखने दिया जाता, दाढ़ी काट दी जाती है, उनको पोर्क और बाकी चीजें का सेवन कराया जाता है, और वहां पर किस प्रकार से कुरान के साथ क्या किया जाता है मैं बोलना नहीं चाहता। ये सारी चीजें वहां के मुसलमानों से करवाई जाती है और ये लोग अपना मुंह नहीं खोल पाते क्योंकि चाइना के टुकड़ों पर ये पलते हैं। और भारत का भी जो कश्मीर है उसका भी हिस्सा उन्होंने चाइना को दे दिया है, और वहां पर तो उनकी भाषा भी नहीं बताई जाती, वहां पर मैंडरिन इनको पिटवा पिटवा के सिखा रहे हैं। परंतु वो बात नहीं है। मुझे दुख इन लोगों का नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तो है ही ऐसा मुल्क, परंतु पाकिस्तान की जो स्क्रिप्ट यहां पर बोलते हैं पीपीपी, जो उनकी बातों को जायज ठहराने के लिए पूरी भूमिका बांधते हैं। आज वारिस पठान से क्यों नहीं बोलना चाहते उमर? क्योंकि उमर अल्ताफ जानते हैं कि पीपीपी का अगर कोई यहां पर पीपीपी का एक ब्रांच खुला हुआ है, पाकिस्तान परस्त पार्टी, वो ओवैसी और कांग्रेस ही है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, पुलवामा हो, 370 हो, हर विषय पर पाकिस्तान से सुर से सुर कौन मिलाता है? वारिस पठान जी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या कोर्ट पे आपको भरोसा है? कोर्ट पे आपको भरोसा? एक सेकंड वारिस पठान, मैं आपसे, अब बीच में आप क्यों बोल रहे हो? वारिस पठान, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? मोदी जी गए थे, वारिस पठान, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मोदी जी गए थे ना वारिस बिरयानी पठान, खाने के लिए, बीच में पाकिस्तान का बचाव करने के लिए क्यों बोल रहे नवाज हो? शरीफ आप पाकिस्तान का बचाव करने के लिए क्यों बोल रहे हो भाई? आप पाकिस्तान का बचाव करने के लिए क्यों बोल रहे हो वारिस पठान? पाकिस्तान से वारिस पठान, पाकिस्तान का बचाव करना इतना आवश्यक क्यों है? एक सेकंड, मेरा सवाल तो हो जाने दीजिए, उसके बाद बोलिए। मेरा सवाल हो जाने दीजिए, उसके बाद बोलिए। एक सेकंड, एक बार में एक आवाज। हाँ ठीक है, जल्दी से आपका सवाल, जल्दी वारिस से पठान, सवाल। मेरा एक ही सवाल है। यहां पर उमर अल्ताफ ने देश के प्रधानमंत्री, आपके मेरे 135 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का काम किया है, परंतु आपने एक भी बार नहीं कहा कि उमर अल्ताफ तू चुप रहे। तो किस प्रकार से हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री के विषय में इस प्रकार मैं बोल रहा हूं उमर और ये इसलिए क्योंकि एक सेकंड, आपने वो बोल रहे हैं, अब एक सेकंड भारतीयों से माफी मांगना चाहिए।
माफी मांगना चाहिए उमर अल्ताफ को पूरे भारतीयों के सामने। तो बोलिए मैंने उनको कि पहले कहा प्रधानमंत्री ZTV नरेंद्र मोदी को चुने हुए प्रधानमंत्री है, उन पर ये सारे आरोप गलत हैं, उन पर ये सारे आरोप प्रायोजित है। बताइए टीवी क्यों प्लेटफॉर्म देता है ऐसे लोगों को बकवास करने के लिए? माफी मांगो अल्ताफ। अल्ताफ, तुमने हमारे प्रधानमंत्री का अगर अपमान किया है, तुमको माफी मांगना चाहिए। अगर अपमान किया गया है, अपमान ही किया है। कौन होते आप? अरे अपने घर का देखो ना यार, काय के लिए? अरे हम लोग हमारे देश को समझ लेंगे, हम आपस के अंदर जो भी है हम संविधान के दायरे में रह के हमारा काम कर रहे हैं ना। मोदी तुम लोगों को कत्ल कर रहे हैं और तुम लोग क्या मोदी भारत से निकाल देगा तुम्हें? कौन कर रहा है? अरे वो छोड़ो ना, तुम्हारी बात नहीं सुनना हमको। तुम्हारी पाकिस्तान संभालो संभालो। खान साहब को निकाल दिया, खान साहब को निकाल दिया वहां पे। हाँ, दूसरी सत्ता में आके बैठ गए, भूखमरी लगी हुई है, खाने को पैसा नहीं, चाइना के ऊपर पल रहे हो आप लोग। और आगे भारत की बात, पहला माफी मांगो। आदित्य जी पहले से माफी मंगवा दो, पहला माफी मंगवाओ। चलो माफी मांगो। करते हो तुम लोगों को मोदी सही मारता है। मुसलमान, भारत के मुसलमान है ही डरपोक, उनके नेता। देखो, अब तो भारत के मुसलमानों को भी गाली देंगे। तो भारत के मुसलमानों को भी गाली देंगे आप? एक सेकेंड, माफी मांगो। एक सेकेंड, इतना बुरा लग गया आपको? कौन होता है तुम बोलने वाला? भारत के नेता, तू है भारत के नेता आप हैं कौन ये कहने वाले हैं भारत के मुसलमानों को आप गाली देंगे इस मंच पर बैठकर? सुनिए, यहाँ से जाइए आप, इनको हटाइए स्क्रीन से। ये भारत के प्रधानमंत्री को गाली देंगे, ये इस देश के मुसलमानों को गाली देंगे। इनका इस मंच पर कोई काम नहीं है, तार्किक तौर पर बात नहीं कर सकते। हटाइए इनको स्क्रीन से बिल्कुल अभी। एक सेकंड की देरी के अलावा, एक सेकंड की देरी नहीं होनी चाहिए। हटाइए इनको, इसको लात मार के निकाला जाए बाहर। जी टीवी से मेरा दरखास्त है भी नियंत्रण रखिए, उनको हटा दिया गया इस प्लेटफॉर्म से, उनको इस डिस्कशन से हटा दिया गया है सर। हाँ, निकालो। लेकिन सर वो आज ये बोल कैसे पाए? क्योंकि इस देश में बैठे हुए कुछ लोग यही माहौल बनाते हैं कि इस देश में मुसलमान असुरक्षित है, उसे सेकंड रेट सिटीजन माना जाता है, उसे ऐसे ट्रीट किया जाता है। ये लोग कौन होते हैं? भारत के मुसलमानों की आवाज बनने का दावा करने वाले। ये इसलिए बोल पाए क्योंकि जी टीवी ने इनको प्लेटफॉर्म दिया बकवास करने का। अच्छा, और आप जो दुनिया भर में जाकर गा रहे हैं देश में जगह जगह, जो आप कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी कि मुसलमान असुरक्षित है, वो थोड़ी सुनते हैं, ये वो नहीं सुन पाते, ये है ना सर, वो ये नहीं सुन पाते। कैसी बातें कर रहे हैं सर? आज आप हाई मॉरल ग्राउंड ऑक्यूपाई करने की जी न्यूज़ ने मंच क्यों दे दिया? अगस्त को आके थोड़ा मजलूमों के बारे में भी बोलिए। हमने क्या गलत बोला आदित्य जी? चलो बता दीजिए क्या गलत बोला। सर थोड़ी देर पहले आप सवाल पूछ रहे थे कि हिंदू मुसलमान कौन करता है इस देश में? हिंदू मुसलमान इस देश में सियासत करती है। हिंदू मुसलमान, सुन लीजिए वारिस पठान जी, हिंदू मुसलमान वो करते हैं। शहजाद मैं आपको मंच दूंगी प्लीज, एक कमेंट में अजय आलोक जी कर लूंगी, वो बहुत देर से उनको मैं मंच नहीं दे पाई हूं। हिंदू मुसलमान वो लोग करते हैं जो जलसों में जाकर ये कहते हैं मुसलमानों अपना नेता चुन लो। हिंदू मुसलमान वो कहते हैं जब याद दिलाते हैं कि जातियों ने अपना सीएम चुना है, धर्म ने अपना सीएम चुना है, मुसलमान अपना सीएम क्यों नहीं चुनता, अपना नेता क्यों नहीं चुनता? वो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं वारिस पठान। वो क्या करते हैं? हाँ, वो 80 बनाम 20 कौन बोले थे? 80 मैं आपसे आपकी पार्टी के नेता के स्टेटमेंट पर बात कर रही हूँ वारिस पठान, मुझे उसका जवाब दीजिएगा। आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब बीजेपी देगी, लेकिन आपसे जो सवाल है उस सवाल का जवाब आप ही देंगे। मैं चाहता हूं आदित्य जी कि 1 घंटे की स्पीच आप दिखाओ टीवी पे, इतना अच्छा मैसेज जाएगा लोगों के अंदर। इतनी अच्छी बात की डेमोक्रेसी के अंदर रखकर संविधान का पालन करते हुए सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की, ये मैसेज देश के एक एक इंसान को सुनना चाहिए। मैं तो चाहता हूं ये उन्होंने कहा कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इससे रेडिकलाइजेशन नहीं बढ़ेगा। वारिस पठान एक सेकेंड, मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं है, क्या इससे रेडिकलाइजेशन नहीं बढ़ेगा? इस देश के खिलाफ साजिश करने वालों का हौसला नहीं बढ़ेगा? क्या रेडिकलाइजेशन अमन चैन बढ़ेगा इस तरह की बातों से? किया था आदित्य जी, जिन्होंने हमारे सुनिए जिन्होंने हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब की गाड़ी पे फायरिंग कर दिया, जाके जान से मारने की कोशिश की, कौन थे? उनको किसने रेडिकलाइज किया? इतना ही नहीं, जेल में गए, बाहर आके बेल के ऊपर और कॉलर उठा के घूम रहे और बोलते हैं कि हम आगे भी करेंगे। सोचिए किसने रेडिकलाइज किया उन लोगों को? किसने रेडिकलाइज किया? वो धर्म सांसद के अंदर बैठ के नरसिंहानंद जो बोल रहा था कि मुसलमानों का नरसंहार। किसने रेडिकलाइज किया? किसने रेडिकलाइज किया? आजादी का अरे किसने रेडिकलाइज किया उमेश कोले के मर्डर्स को? किसने रेडिकलाइज किया जो अहमदनगर में अटैक हुआ उन्हें? किसने रेडिकलाइज किया जब सरतन से जुदा के नारे लगे? सर प्लीज बख्श दीजिए इस देश को, अरे भाजपा की राजनीति तभी तक रह पाएगी जब तक ये देश रहेगा। जिन्होंने उदयपुर में एक जवाब लीजिए अजय आलोक से, वापस मंच दे रही हूँ वारिस पठान आपको, प्लीज एक जवाब लीजिए उनसे, फिर आप जवाब दीजिएगा। सवाल आज आपसे है वारिस पठान,
आपसे सवाल है, बिल्कुल है सवाल आज। अरे देगा अजय आलोक जी। अदिति जी, सबसे पहले उस जलील पाकिस्तानी को यह पूछिए कि वो पाकिस्तानी है कि मुहाजिर है। पूछिए उससे, हैंड आपके स्क्रीन पे, कि वो अपने आप को मुहाजिर लोग उसको बुलाते हैं पाकिस्तान में कि उसको पाकिस्तानी बुलाते हैं। खुद की चिंता नहीं, खुद का पता नहीं है, चले हिंदुस्तान पे कमेंट करने। और हमारे प्रधानमंत्री को बुचर कहते हैं। अगर बुचर होते ना तो बुचर का सही मतलब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद भी और पता चलता। औकात से ज्यादा बात कर रहे हैं यहां पे, उनको आप लोग बात कर रहे हैं। और मैं बताता हूं, ये चोर चोर मौसेरे भाई का खेल चल रहा था आपके यहां, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था जब वारिस पठान बोले इसे निकालो, उसे मंच क्यों दे दिया। ऐसे मंच क्यों दे दिया? रांची जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी, जयपुर जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन पाकिस्तान से चचा जाना के लगा रहे थे? क्यों लगवा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे असदुद्दीन ओवैसी? जवाब है इसका, खुले मीडिया चैनल में, हर चैनल पे दिखाया गया। कब लगाया नारा असदुद्दीन ओवैसी के स्वागत में पाकिस्तान जिंदाबाद, ऑब्जेक्शन, पाकिस्तान बना के नहीं, मुझे अपने अल्फाज वापस लो, आप लोग की मिली अपने अल्फाज वापस लो। कब लगाया असद ओवैसी ने पाकिस्तान का नारा? सही बात है, आप लोग जैसे आदमियों के कारण नहीं, माफी मांगो, हुसैन हुसैन की इतनी हिम्मत हो जाती है माफी मांगो, माफी मांगो। कब असद ओवैसी ने पाकिस्तान की तारीफ की, पाकिस्तान जिंदाबाद अपनी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जवाब दो मेरे को, या तो माफी मांगो। पाकिस्तान जिंदाबाद कराची में कहां नारे लगे थे? बताओ, याद दिलाओ, वीडियो चलाओ। कब लगाया नारा असद ओवैसी ने? वीडियो चल रहा हूं रांची कब का। लगाया? जवाब दो। रांची का वीडियो चलवाया। कब लगाया? जवाब दो ना। पीछे में आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। कब लगाया असद ओवैसी? इधर उधर की बात मत करो, मुझे बताओ असद ओवैसी ने कब नारा लगाया? उन्होंने कब कहा कि असदुद्दीन ओवैसी नारे लगा रहे थे? वारिस पठान, क्यों बात को आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? सर ऐसा मत कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी के स्वागत में नारे लगा रहे थे। कान में सुनने की बीमारी हो गई। एक बार भी आपने, उन्होंने ये बात कही है क्या? कान में सुनने की बीमारी हो गई है। उन्होंने एक बार भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी नारे लगाते हैं। आपको बीमारी है? कब लगाया असद ओवैसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद वो का कह नारा? रहे हैं कि बैकग्राउंड में ये नारे लगे। उन्होंने बैकग्राउंड की बात की, असदुद्दीन ओवैसी ने ये नारे लगाए, ये उन्होंने कहीं नहीं कहा है। ये उन्होंने कहीं नहीं कहा। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा वो मैं आपको जरूर सुनवा देती हूँ, जरा सुनवाइए। थोड़े दिन पहले जी के सम्मेलन में क्या कहा था? जिनोसाइड का डर हो रहा था, अदिति जी जिनोसाइड की आशंका जता रहे थे, वो सुनवाइए जरा। नहीं अदिति जी, आपने नाज़ी जर्मनी से इंडिया की तुलना की। डू यू रियली थिंक दैट्स अ जस्टिफाइड कंपैरिजन? देखिए, विश्व में जो जेनोसाइड के एक्सपर्ट्स हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कभी आप अपने प्रोग्राम में उनको बुला लीजिए। जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया उसी रास्ते पर जा रहा है। हम भी नहीं चाहते कि भारत रुवांडा या जर्मनी हिटलर की जर्मनी के रास्ते पर जाए, और नहीं जाएगा, हमको उम्मीद भी है। मगर जो सिस्टमिक हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है अल्पसंख्यक समाज के बारे में, खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता, कहीं हमको दिन ना देखना पड़े। ये क्या कह रहे हैं वारिस पठान? ये क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? जिनोसाइड क्या होता है? मैं दे रही हूँ अजय आलोक जी आपको वापस मंच। एक मिनट दे दीजिए। उन्होंने क्या कहा? क्या आपने सुना? उन्होंने कहा खुदा ना करे, उन्होंने कहा अल्लाह नहीं करे, जवाब देते तब क्या होगा? उन्होंने ये कहा। एक मिनट, आप उसके मीनिंग को उल्टा सुन लीजिए ना, उसका जवाब दीजिएगा। आप पूरा उल्टा बोलोगे। एक मिनट सुनिए, जवाब दीजिएगा उसके बाद। एक मिनट सुनिए तो सही, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। इमरान खान जब बोलते हैं धारा 370 हटाने पे, तो ओवैसी उनको गाली देते हैं कि इमरान खान कौन होता है भारत के मामले में बोलने वाला। लेकिन जब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर यूएन में खड़े होकर बोल रहे थे, तो असदुद्दीन ओवैसी के मुंह पे दही जम गया था। उनको बोलते हुए दिक्कत होती है। पाकिस्तान का फायदा उठाते अपनी पैट्रियटिज्म दिखाने के लिए सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हो। ये दोगली नीति है आपकी। इसलिए वो जलील पाकिस्तानी यहां पे बोल के गया प्रधानमंत्री को बुच्चर। खुद मुहाजिर है कि पाकिस्तानी है, पता नहीं अपनी पैदाइश का, और यहां की बात बोल रहा है। मैं आपसे ज्यादा चोर मौसेरे भाई हो आप लोग। ड्रामा करना बंद कीजिए। मैंने कहा भगाओ, ड्रामा करना बंद कीजिए। मिले हुए आप दिखावे की देश से मोहब्बत नहीं करते। ठीक कहा शहबाज ने कि पाकिस्तान परस्त पार्टी के सदस्य हैं आप लोग। मेरे देश के शहजाद ने बिल्कुल ठीक कहा, पाकिस्तान परस्त पार्टी के सदस्य हैं। को वारिस पठान बोल सकता है, मुझे अधिकार है। अगर मुझे प्रधानमंत्री की किसी नीति से मैं संतुष्ट हूं तो मुझे अधिकार है। इमरान खान पे सवाल उठाएंगे, बाहर वाला कोई नहीं बोल बोलेगा 370 के बारे में, तो मुंह में दही जमा लेंगे। इसलिए बड़े देशभक्त हैं यहाँ से। मुझे बताइए ना, आंकड़ों के साथ पाकिस्तान की तरफ लगाए कि असद भारत में सभा करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। का फेवर किया, बताइए।
अभी आदित्य जी आपको क्यों सवाल आपकी का सभा जवाब में मिल पाकिस्तान गया जिंदाबाद कि के नारे बार-बार लगते हैं? आपको क्यों? बोला जाता है नेशनलिज्म असदुद्दीन ओवैसी के सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं? ये जवाब देखिए, दीजिए। खुद आ गए। जवाब दीजिए ना। नहीं क्या 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 बोला देखिए? आपने? आप लोग क्या क्या ड्रामेबाज सवाल हैं। करिए, सवाल करिए। आप लोग ड्रामेबाज हैं, मैं ये कह रहा हूं, ड्रामेबाज हैं आप लोग। वाला असदुद्दीन शहजाद ओवैसी के पूनावाला सभा में जवाब देना चाह रहे हैं, पाकिस्तान वारिस जिंदाबाद पठान, जवाब ले क्यों लीजिए लगते हैं? प्लीज। मैं भाजपा या मोदी नहीं हूँ। देखिए, मैं भाजपा या मोदी नहीं अच्छा हूँ। ठीक है, सब जानते हैं आप AIM है, चिंता मत कीजिए। नहीं आप भाजपा और मोदी बन भी नहीं सकते। कॉलर वारिस से पठान, हक से बोलते आपके हो। यहाँ पर तो गणपति बापा मोरिया बोलने पर फतवा अरे जारी हो बनना जाता भी है नहीं है आपकी भाई। पार्टी में। आपकी पार्टी बनना में भी नहीं गणपति है, बापा बनना भी मोरिया नहीं है, बोलने पर बनना भी फतवा नहीं जारी हो जाता है। ये तो आपके साथ गुजरी है, मैं तो आपके साथ खड़ा हूं, बनना आपके भी साथ नहीं बहुत है। बुरा हुआ। बनना एक भी क्या नहीं। नारा आपने लगा दिया, आपके ऊपर तो फतवा जारी हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हिंदू मुस्लिम तो करते नहीं, कतई नहीं करते। आप तो MIM नाम मुस्लिमीन है, परंतु आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते। ये ओवैसी साहब ने कहा याकूब मेमन को इसलिए लटकाया गया क्योंकि वो मुसलमान है। आज आप खुल के दिल खोल के खंडन कीजिए कि मेरे देश के सुप्रीम कोर्ट पर इस प्रकार का सवाल उठाने वाला पाकिस्तानी नहीं, ये MIM का सदर, ये मैं इसका खंडन करता हूं। और लगे हाथ, जवाब दूं मैं? लगे हाथ, अरे जवाब दे दो, अरे दे दो। वारिस उन्हें बोलने दीजिए, वारिस आप ही पठान, को प्लीज। जवाब देना है भाई। आप बोल रहे आप थे, ही उन्होंने को जवाब इंटरप्ट नहीं देना किया। है। आप जवाब दीजिए। दूसरी बात बोलने मुझे दीजिए। ये बता दीजिए कि जो ये नारे लगते हैं, जो कई बार लगे हैं और MIM के लोगों ने भी लगाए हैं कि सर तन से जुदा होना चाहिए, इसका खंडन करते हो या नहीं करते हो? और कमलेश तिवारी के जो हत्यारे थे उनको इस्लामिक जिहादी, कन्हैया लाल के हत्यारों को इस्लामिक जिहादी, उमेश कोल्हे जी के हत्यारों को इस्लामिक जिहादी मानते हो या नहीं मानते हो? हर नारा जो वायलेंट एक्ट की तरफ ले जाता है, वारिस पठान उस नारे का खंडन करता था। आपके सांसद ने फिर रहेगा। फांसी की सजा अब की आप मांग की थी एक चौराहे नारे का पर। खंडन करते हुए नहीं सुनो, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। तो उस देश नारे के का गद्दारों खंडन को क्या करते हुए करेंगे नहीं आप? करते आरती चलिए। उतारेंगे क्या? देश के गद्दारों से क्या करना है? नहीं, देश गोली के मारो। गद्दारों को आप क्या गोली- पार्टी में कौन- शामिल कौन- करेंगे? देश का कौन गद्दार देश के है? गद्दारों को पार्टी में शामिल, वो तो देखिए, चिन्हित ये नहीं कि समर्थन आपने करते हैं, पर्सनली क्यों लिया? ये देखिए, आपने पर्सनली क्यों ये लिया? देखिए, देश के ये गद्दारों देख लीजिए, आदित्य को जी। आर्मी गोली ही इन्होंने मारेगी, देश के गद्दारों को पुलिस गोली ही मारेगी। उसमें क्या समस्या है भाई? देश के गद्दारों को पुलिस क्या करेगी? देश के गद्दारों को आर्मी क्या करेगी? गोली मारेगी। देश के गद्दारों गोली को मारेगी। पुलिस- अरे क्या देश के गद्दारों को आर्मी खंडन गोली नहीं करते मारेगी। ना इस बात का खंडन नहीं करेंगे। क्यों? मैं देश के गद्दारों को क्या करना है भाई? पार्टी में लेना है आपको। यू वांट टू टेक देम इनटू अ पार्टी। एक निकला है वैसे सबाउद्दीन अजमी, सबाउद्दीन अजमी निकला है आईसिस कोऑपरेटिव आपकी पार्टी से। संविधान पे देश चलेगा, डेमोक्रेसी पे देश, दादागिरी धांधली पे नहीं चलेगा देश। अच्छा, मतलब एक आतंकवादी को गद्दारी कहकर उसके साथ आर्मी कोई कार्रवाई करे तो वो लोकतांत्रिक नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में पूरी तरह से उतार लो। देश रूल ऑफ लॉ पे चलेगा, संविधान पे चलेगा। तुम्हारी धांधली, दादागिरी, गोली मारने मतलब से देश के नहीं चलेगा। गद्दारों को ये बात क्या आप करना मान चाहिए? लो। पार्टी में शामिल करें? नहीं तो आप खंडन करो ना। क्यों मैं खंडन करूं? देश के गद्दारों को आर्मी गोली ही मारेगी। क्यों नहीं करेंगे? अगर बुरहान निकलेगा बुरहान को गोली मारेगी, अगर अफजल निकलेगा अफजल को गोली मारेगी, याकूब निकलेगा याकूब को गोली मारेगी। अगर ये गद्दार निकले तो इनको गोली ही मारना है। आतंकी वो जो आया था 26/11 में, क्या उसका रेड कार्पेट वेलकम करना है क्या? करता हूं, मगर ये कोर्ट कायदे का पालन नहीं कर रहा है। ये कोर्ट कायदे का पालन नहीं करना चाहते, देश में अनार्की फैलाना चाहता है। ये चाहता नहीं है कि देश रूल ऑफ लॉ से अच्छा, इसीलिए आपने कहा याकूब को फांसी इसलिए मिली, वो मुसलमान है कि देश गोलीबाजी पे चले, गोलियां मारो देशवासियों को, उस पे चले। देशवासी, मतलब आपने देशवासियों को गद्दार बोल दिया है। हम तो मतलब हम आजादी के अमृत महोत्सव में आपने सारे देशवासियों को गद्दार बोल दिया है। एक साथ सबको लेके चलने की बात कर रहे हैं। और गद्दारों को गोली ही तो मारेंगे, गद्दारों के साथ न्याय ही तो होगा आर्मी के द्वारा। अच्छी बात है, चलाइए। आप देश के अंदर ये इसको बोलते हैं देश में अराजकता फैलाना। अच्छा। इसको बोलते हैं देश में हिंदू मुसलमान तो फिर क्या कर, इसको अजमल कसाब के साथ क्या करना चाहिए? मान करना। नहीं, अजमल कसाब और याकूब के साथ क्या करना चाहिए? मान करना। याकूब और अजमल के साथ क्या करना चाहिए? करना। और ये भाजपा के प्रवक्ता ने आज पूरी तरह से साबित कर दिया कि ये आपने कहा देश के गद्दारों को, तो गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए? वारिस पठान आप बता दो, देश के गद्दारों को क्या करना देश ने चाहिए? देख लिया, प्राथमिक सदस्यता एक सेकंड, मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल देख लिया। वारिस पठान, देश ने क्या देखा नहीं देखा मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अब मैं समझाना चाहती हूँ। एक सेकंड, आप सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। जो इस देश से धोखा करे, जो इंडियन स्टेट के खिलाफ
वेपन उठाएं, जो इंडियन स्टेट को चैलेंज करें, उनका हश्र क्या होना चाहिए? उन पर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बस इतना सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। होना चाहिए, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। वही तो हम जो भी कायदे से एक्शन होना चाहिए, उनको फांसी देना चाहिए कायदे सर। कायदे में अगर है तो उनको फांसी दो। कायदे के जाती है और मजहबी डिस्काउंट पुलिस से अरेस्ट करो, लेके जाओ और सियासत बचाव में क्यों आती है? मजहबी डिस्काउंट की बात क्यों करती है? भाजपा लाती है। जस्टिफिकेशन क्यों देना शुरू कर दिया जाता है? जब एक्शन होता है तो फिर सवाल क्यों पूछे जाने लगते हैं? तभी तो ये उमर अल्ताफ जैसे लोगों को फॉर्डर मिलता है ना, तभी ये लोग कहते हैं अरे भारत में जो मुसलमान है उसे तो